नमस्कार, स्वागत है आपका भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस के अंदर। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम अगला टॉपिक लेते हैं बिना समय गंवाए भाषा। भाषा का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भाषा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मैंने जो पहली क्लास में आपको बताया था कि 3 प्रश्न करने होते हैं किसी भी टॉपिक से पहले कि क्या है, क्यों है और कैसे है। उसी श्रृंखला को चालू करके हम इस भाषा से प्रश्न करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा क्या है। ये हमने प्रश्न किया किससे? भाषा से। भाषा क्या है और इसका आंसर क्या आया? विचार विनिमय का माध्यम। भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम। भाषा से हमने सवाल किया भैया भाषा क्या है, आंसर दिया कि भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। एक और इसका आंसर आ सकता है, भाषा क्या है? कि विचार व्यक्त करने का माध्यम है। क्या है? विचार व्यक्त करने का माध्यम है। विचार व्यक्त करने का माध्यम है, सर्वोत्तम माध्यम है। विचार व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यहाँ इस परिभाषा की, यहाँ इस जो परिभाषा आई है, जो शब्द आए हैं, उनकी डिटेल एक बार अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न आया था कि भाषा क्या है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। फिर से एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है हमारे दिमाग के अंतर्गत कि भाषा तो समझ में आ गया, विचार विनिमय का माध्यम है, लेकिन भैया ये तो समझा दो विचार क्या है, विनिमय क्या है, माध्यम क्या है। ये सारी चीजें समझ में आएंगी तभी तो भाषा की परिभाषा हमारे अंतर्गत घुसेगी। पहला क्या है? विचार। पहला क्या है? विचार। अब प्रश्न करो कि विचार क्या है? विचार है मनुष्य के मन में, विचार है मनुष्य के मन में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई। समझ में आया? नहीं आया? समझो। हमने देखा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा। भाषा क्या है? जवाब आया कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। अब इस परिभाषा का पोस्टमार्टम करते हैं। किस प्रकार से? कि भैया पहला जो ये शब्द था विचार, इसका मतलब क्या है? विचार का मतलब होता है मनुष्य के मन में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य जो होता है उसके मन में ऐसा कोई तत्व आया, ऐसी सोच आई, ऐसा विचार जो आता है जिसने अभी ध्वनि का रूप नहीं लिया है, जिसने संकेत का रूप नहीं लिया है, जिसने लिपि का रूप नहीं लिया है। बिल्कुल साधारण भाषा में समझो, मैं हूं, मेरे मन के अंदर कोई विचार है कुछ, और उसको जब तक मैं बाहर नहीं निकालूंगा, जब तक वो प्रकट नहीं किया मैंने, तब तक क्या है? वो विचार है। जिसको मैंने कोई रूप नहीं दिया, कोई आकार नहीं दिया, वो जब तक क्या है? विचार है। अब इसको आकार किन किन रूपों में दे सकते हैं ये समझो। विचार को हम रूप दे सकते हैं भैया, ध्वनि का रूप दे सकते हैं। क्या रूप दे सकते हैं? ध्वनि का रूप दे सकते हैं।
जैसे ही मेरे मन में कोई विचार आया, मन में ऐसी कोई इकाई उत्पन्न हुई, जैसे ही मैंने उसको बाहर निकाला, और वो बाहर निकाला, और वो बाहर किस रूप में निकाला? मैंने बाहर निकाला ध्वनि के रूप में। बाहर किस रूप में निकाला? ध्वनि के रूप में। तो वो विचार कैसा हुआ? वो भाषा कैसी हुई? ध्वन्यात्मक भाषा हुई। ध्वनि जिसमें निकल रही है, और उस ध्वन्यात्मक भाषा को अपन क्या बोल सकते हैं साधारण भाषा में? मौखिक रूप लिया ध्वनि का। कौन सा रूप लिया? ध्वनि का। मेरे मन में कोई विचार था और वो मैंने बोल दिया, ध्वनि का रूप, और वो क्या कहलाता है? मौखिक। क्या कहलाता है? मौखिक। ठीक है। ध्वनि का जो रूप लेने के बाद में, उसके बाद में और कौन सा रूप ले सकता है? विचार जो है संकेत का रूप ले सकता है। विचार जो है लिपि का रूप ले सकता है। किसका रूप ले सकता है? लिपि का रूप ले सकता है, ध्वनि का रूप ले सकता है, संकेत का रूप ले सकता है। इस प्रकार से मनुष्य के मन के अंदर जो विचार था, जब तक वो ध्वनि के रूप में, एक इकाई के रूप में था, अंदर ध्वनि बाहर प्रकट नहीं की थी, बाहर इसको किसी भी रूप में बाहर निकाला नहीं था, तब तक क्या था? वो विचार था। जैसे ही उसको बाहर निकाल दिया, वो किस रूप में आ गया? वो भाषा के रूप में आ गया। जैसे ध्वनि, ध्वनि को हम बोलते हैं मौखिक, लिपि, लिपि को हम बोलते हैं लिखित। भाषा कौशल के अंतर्गत जब शिक्षण विधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अपन कि भाषा कौशल के कितने रूप होते हैं। भाषा कौशल के रूप दो प्रकार से होते हैं। मौखिक में कौन कौन से होते हैं? श्रवणम यानी कि सुनना, श्रवणम यानी कि सुनना, भाषणम यानी कि बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विचार क्या है। एक बार पुनः समझो। हमने प्रश्न किया भाषा, भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है। विचारों को व्यक्त करने का एक सरल माध्यम है। विचार को व्यक्त करने का एक सर्वोत्तम जरिया है, एक सर्वोत्तम माध्यम है। क्या है? भाषा। फिर हम जब इस परिभाषा के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो विचार क्या है? तो विचार है मनुष्य के मन में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई। मनुष्य के मन में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई, ऐसी इकाई जिसने अभी बाहर प्रकट नहीं हुई है, जिसने कोई रूप नहीं लिया है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा विचार। जैसे ही वो बाहर प्रकट हुई, वो किन किन रूपों में प्रकट हो सकती है? वो भाषा कहलाएगी। किन किन रूपों में प्रकट हो सकती है? वो कहलाएगी ध्वनि के रूप में, संकेत के रूप में, या लिपि के रूप में। ध्वनि के रूप में जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। संकेत आपने देखा होगा, इशारे करके। एक क्लास में बच्चा बैठा है, क्लास में बच्चा बैठा है तो उसको अपन बोल सकते हैं इशारे करके, भाई खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। बोला नहीं है, केवल इशारा किया है, तो बाहर जाओ। कभी कभार संकेत में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। ऐसे बोलते हैं नैनों की जो बात नैना जाने रे, तो कभी कभार नैनों की बात नैना नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाती है, तो संकेत में कठिनता आ जाती है। हमने इशारा किया कि पानी लेकर आना, और वो अर्थ का अनर्थ समझ गए, कुछ और अर्थों को समझ गए, तो वो क्या हुआ? संकेत में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मौखिक और लिपि जो लिखित है, ये दोनों जो भाषा के जो माध्यम है, विचार को प्रकट करने के जो माध्यम है, वो क्या होते हैं? सरल होते हैं। ये तो समझा हमने विचार को, समझ में आ गया। दूसरा शब्द क्या था हमारे सामने? परिभाषा में था विचार विनिमय का माध्यम। विचार विनिमय का माध्यम। दूसरा शब्द क्या है? विनिमय। दूसरा शब्द क्या है? विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का साधारण अर्थ होता है व्यापार।
विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय क्या है? विनिमय का अर्थ होता है व्यापार। यह व्यापार मतलब क्या हुआ? विचारों का व्यापार करना है। हाँ, विचारों का आदान प्रदान करना, क्या लेन देन करनी है? हाँ, विचारों की लेन देन की जो प्रक्रिया है, विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है? विनिमय। विचारों का आदान प्रदान, बिल्कुल सरल भाषा में अपन लिख सकते हैं आदान प्रदान। विचार हमारे मन में जो था, हमने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संप्रेषित कर दिया, वो क्या है? वो है विनिमय। दूसरे व्यक्ति ने हमें उसका प्रति उत्तर दे दिया, वो क्या है? विनिमय। आदान प्रदान, हमारे मन के अंदर जो विचार, जैसे मैंने कोई शब्द आपको कहा, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं और आप कमेंट के रूप में आप मुझे उसका प्रति उत्तर देंगे। ये क्या हुआ? ये विनिमय ही तो है, मौखिक और लिखित। ये विनिमय ही तो है, ये व्यापार ही तो है, हमारे विचारों का आदान प्रदान ही तो है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विचार विनिमय। विचारों का विनिमय जिस माध्यम से किया जाता है, विचारों का विनिमय जिस माध्यम से किया जाता है, जिस मीडियम से किया जाता है, जिस जरिया से किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वही तो भाषा है। हमने परिभाषा में क्या समझा? एक एक लाइन को, विचार विनिमय का माध्यम, जिस जरिए के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और वो क्या कहलाता है? भाषा। और समझो, नहीं आया समझ में तो हमारा घर है, घर से हम किसी शहर में जा रहे हैं, जयपुर में जा रहे हैं, ये घर है, ये जयपुर है। इस घर से कोई वस्तु हमें भेजनी है जयपुर के लिए, इस घर से हमें कोई वस्तु भेजनी है जयपुर के लिए, किसके माध्यम से भेज रहे हैं हम? बस के माध्यम से भेज रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिस विचार का आदान प्रदान हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है? बस के माध्यम से हो रहा है। तो वो बस क्या है? भाषा है। जो जरिया है, जो ले जा रहा है, वो भाषा है। वही क्या है? भाषा। नहीं आया? और समझो एक और उदाहरण से। कैसे? वैसे ऐसा हो नहीं सकता, इतने उदाहरणों से समझ में नहीं आए, क्योंकि आपको बिल्कुल सरलतम से सरलतम तरीके से समझाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। हमेशा हमेशा के लिए आपको दोबारा इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ने की कहीं भी अन्यत्र आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये दावा है मेरा। हम देख रहे थे कि भाषा क्या है? जरिया है, ये विचारों के आदान प्रदान का जरिया है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि भाषा क्या है। जैसे मैंने बोला, राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है, मैंने शब्द बोल दिया, राम जयपुर जाता है, शब्द हो गया। अब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक वाक्य बोला गया कि राम जयपुर जाता है। हमने अपने अंदर जो विचार आए, जो ध्वन्यात्मक इकाई आई, उस विचार को ध्वनि के माध्यम से और लिपि के माध्यम से प्रेषित कर दिया। लेकिन वो जब प्रेषित किया, जब वो बाहर प्रकट किया, तब हमें पता चला कि वो कौन सी भाषा है? वो हिंदी भाषा है। उस हिंदी भाषा में ये शब्द लिखा जा रहा है, हिंदी भाषा में ये वाक्य लिखा जा रहा है, तब जाकर के हम पता चला। हम बोलते हैं कि कौन सी भाषा बोल रहा है, तो भैया हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, जैसी भी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन वो था क्या वास्तव में? एक मन के अंदर विचार ही तो था, जिसको हमने एक रूप दे दिया। वो रूप ही क्या है? वो जो माध्यम है, जिसके माध्यम से दिया जा रहा है, वही क्या है? वही क्या है? भाषा है। राम है जयपुरम गच्छति,
राम गोज टू जयपुर, किसी भी भाषा में आप ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा, विचार विनिमय का माध्यम जो होता है वही भाषा है। यहाँ मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगला हम टॉपिक ले, अगला जो चीज लेते हैं वो क्या है, ये समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो लिख लो। बहुत छोटी छोटी रूप में समझाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक के तह तक। पहला प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। क्या दूसरा क्या है, क्यों। ये तो देख लिया कि भाषा क्या थी, अब लेकिन भैया भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी भाषा की है, क्यों पढ़ रहे हैं हम भाषा, क्यों हमें बोलने की आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें संकेत करने की आवश्यकता पड़ी, ये भाषा के रूपों की आवश्यकता पड़ी क्यों, वाई। सुनो, संप्रेषण को सरल बनाने के लिए, हेलो, संप्रेषण को सरल बनाने के लिए यदि आप शांति के साथ बैठ करके इसको एक एक टॉपिक को अंदर उतारेंगे तो ही आनंद आएगा पढ़ने में। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, संप्रेषण को सरल बनाने के लिए। क्या है संप्रेषण, संप्रेषण है कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन। हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है, दो लोगों की जब वो बातचीत जो होती है, उस बातचीत को, उस संप्रेषण को, उस कम्युनिकेशन को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, मेरे मंतव्य को आप बहुत जल्दी समझ जाएं, मेरे मन के विचार को आप जल्दी से जल्दी बहुत सरल भाषा में आप समझ जाएं, तो वही तो कम्युनिकेशन है। इसीलिए तो आप भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ये तो था क्या, ये है क्यों। समझ में हो गया कि हमारी भाषा किसी दूसरे तक पहुंच जाए और वो पहुंच करके उसका वो मतलब समझ जाए, तब जाकर के संप्रेषण क्या है, सफल है। मैंने बोला था नैनो की जो बात नैना माने रहे, तो नैना बात नहीं मानी या उसका मतलब नहीं समझ पाए, उसका मतलब नहीं समझ पाए, मैंने कोई भी चीज पढ़ा दी और उसका मतलब आप तक नहीं समझ पाया, तो इस संप्रेषण का, इस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर होना चाहिए क्या, श्रोता। श्रोता अच्छा होना चाहिए। वक्ता तो होता ही है, समझाने वाला शिक्षक तो होता ही है, होना ही चाहिए अच्छा समझाने वाला। उसके बाद में यदि किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है अच्छे की, तो वो आवश्यकता पड़ती है अच्छे श्रोता की। एक कॉमेडी भी है और बहुत सरल भी चीज है समझाने की। मैं आपको देखता हूं कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य से समझा देता हूं। श्रोता मतलब सुनने वाले। श्रोता कौन कौन से हो गए, देखो, एक तो हो गया उत्तम श्रोता, उत्तम श्रोता। दूसरा हो सकता है श्रोता है, बोलो ये कौन सा श्रोता है। एक होता है श्रोता, उत्तम श्रोता क्या होता है, क्लास के प्रारंभ हो श्रोता, श्रोता और श्रोता। उत्तम श्रोता क्या होता है, उत्तम श्रोता होता है समय से पहले जग करके, समय से पहले सचेत होकर के अपने टॉपिक को पढ़ता है, उसके बाद में शिक्षक से पढ़ता है, उसके बाद में पुनः उसका अध्ययन करता है। ये तो होता है उत्तम श्रोता। क्लास को ध्यान पूर्वक देखता है कि शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उसको अंतःकरण तक जाने देता है, उसको अपने व्यवहार में उतारता है, वो तो होता है उत्तम श्रोता। सुना और उसका अच्छे से फिर उसका रेस्पॉन्स दिया, वही तो होता है उत्तम श्रोता। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है श्रोता। क्लास जबरदस्ती बच्चे को अपने घर वाले भेज देते हैं, श्रोता।
सोता क्या करता है, सोता क्लास में आता है, जबरदस्ती घर वाले भेज देते हैं और वो सो जाता है, नींद आ जाती है उसको, बढ़िया शांति से आराम से चलती है क्लास, सो जाता है। तीसरा होता है सरोता, ये सबसे खतरनाक प्राणी है और ये सर्वत्र पाए जाते हैं। आपको मैंने इनको नाम दिया है टेस्टर। टेस्टर होते हैं, टेस्टर जैसे बिजली में टेस्ट करने वाले होते हैं ना, सेम ऐसे होते हैं सरोता। वो क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते रहते हैं और कमी देखते रहते हैं। असूया जिसको बोलते हैं संस्कृत में, असूया दोष विस्तरण, दोष निकालते रहते हैं हमेशा। अच्छा ये गुरुजी कैसे खड़े हैं, इनकी स्टाइल कैसी है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक है, ना ना पापा ना, उनका ध्यान है सिर्फ यार ये बोर्ड कैसा है, ये ज्यादा बड़ा है, थोड़ा छोटा होना चाहिए था। अच्छा और ये लिखते कैसे हैं, ज्यादा मोटे लिखते हैं, हमारा तो बिल्कुल ज्यादा साफ साफ दिख जाता है, गड़बड़ हो जाती है। मतलब हमेशा कमी देखना, उसको क्या बोलते हैं, श्रोता। तो हमें क्या बनना है, उत्तम श्रोता। किसी व्यक्ति ने हमें कोई बात बोली, किसी शिक्षक ने बात हमें बोली और उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद में उसको अपने अंतःकरण में उतारना, अंतःकरण में उतार करके उसे अपने व्यवहार में अपनाना, यही तो उत्तम श्रोता की पहचान होती है। सामान्य से समझा दिया था कि संप्रेषण को सरल बनाने के लिए, संप्रेषण सरल बनता क्यों है, कैसे बनेगा, जब वक्ता अच्छा होगा और श्रोता अच्छा होगा। तीसरा हमारा प्रश्न क्या था भाषा के मामले में, भाषा क्या है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। क्यों, संप्रेषण को सरल बनाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी भाषा की। जब हम कोई आपस में कोई भाषा नहीं होगी तो सोचो, एक कल्पना करो, जब भाषा नहीं थी तो पहले क्या होते होंगे, इशारे करते होंगे, या फिर वो तो आपने देखे होंगे आदिवासी वगैरह ऐसी कुछ आवाजें निकालते हैं उल्टी सीधी, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, और भाषा का धीरे धीरे ही विकास होता है। इस प्रकार से क्या हमने समझा, क्यों हमने समझा, अब समझ लेते हैं कैसे। कैसे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है, कैसे कैसे है। भाषा शब्द में धातु है भाई साहब, भास। भाषा शब्द में प्रत्यय है सर जी, अच, इसमें शेष रहता है ए, इसमें प्रत्यय है टा, इसमें शेष रहता है आ। कैसे कैसे होगा, कैसे भाषा शब्द का निर्माण होगा, सुनो। भास धातु है, भास क्या है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, और ये कौन सा है, ये भी स्त्री प्रत्यय है। अच में च की संज्ञा हो गई, किससे, हलंत्यम सूत्र के माध्यम से, किससे, हलंत्यम सूत्र के माध्यम से च की संज्ञा हो गई, बच गया क्या, ए। ताप में पे की संज्ञा हो गई, किससे, वही हलंत्यम सूत्र के माध्यम से। टे की संज्ञा हो गई, किससे, चूटू सूत्र के माध्यम से, चूटू सूत्र के माध्यम से। बचा क्या, आ, जोड़ दो अब, भास में ए जोड़ा, क्या बना, पूरा भास हो गया। भास में आ जोड़ा, टाप का आ जोड़ा, ए और ए दोनों मिलकर के क्या हो गए, आ, सवर्ण दीर्घ संधि, शब्द बना भाषा। शब्द कौन सा बना, भाषा। समझ में आ गया, दोबारा समझो। भास धातु है, अच प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, और अच में ए शेष रहा, टाप में आ शेष रहा, ए और आ मिलकर के क्या बन गया, भाषा शब्द निष्पन्न हो गया। इसको एक बार ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। इस शब्द को यहाँ यदि थोड़ी सी खिचड़ी हुई हो तो क्लियर समझा देता हूँ। देखो भाषा, भाषा शब्द क्या है ये हमने देख लिया। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है, भास धातु है, क्या है, भास धातु है, अच प्रत्यय है,
अच प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। इस अच में शेष रहेगा क्या? ए। टाप में शेष रहेगा क्या? आ। हमने देखा था अभी अच में चय की संज्ञा किससे हुई? हलंतम सूत्र के माध्यम से। टय की संज्ञा किससे हुई? चोटू सूत्र के माध्यम से। पय की संज्ञा किससे हुई? हलंतम सूत्र के माध्यम से। बचा क्या? भास जो शब्द है इसमें जोड़ा ए, क्या बना? से में ए जोड़ा तो वर्ण संयोजन हुआ, क्या हुआ? पूरा से हो जाएगा, शब्द बना भास। यहां तक कंप्लीट हो गया। आ को और जोड़ना है तो भास में जोड़ दीजिए आप आ। हम संधि करते हैं सवर्ण दीर्घ संधि। अक है सवर्ण दीर्घ ए, से में स्थित ये वाला ए और आ दोनों मिलकर के क्या हो गए? आ। और शब्द बन गया भाषा। शब्द क्या निष्पत्ति हुआ? भाषा। इस प्रकार से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है। इसकी परिभाषा हमने देखी, परिभाषा को संस्कृत में याद करना है। परिभाषा क्या है? भास वक्तायाम वाची। भास वक्तायाम वाची। भास का सामान्य अर्थ होता है कथन करना, प्रकट करना। हमारे अंदर जो मन में विचार हैं उनको प्रकट करना, ये क्या है? भास का अर्थ होता है। वक्ता के द्वारा जो अर्थ को प्रकट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भास कहते हैं। भास वक्तायाम वाची, ये इसकी संस्कृत में परिभाषा है। ये इस प्रकार से हमें याद रखनी है। पूर्णतः हमने पूरी डिटेल देखी भाषा की कि किस प्रकार से क्या है भाषा, क्यों है भाषा, कैसे इसकी शब्द व्युत्पत्ति होती है। पूर्णतः इसकी डिटेल को हमने समझने की प्रयास किया। यदि कोई और भी इसमें कमी, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आपके रहेगी। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने जो भूपेंद्र कोचिंग क्लासेज है इसको सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों से। अपने एक भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस का जो परिवार है इसको, इसमें वृद्धि करनी है। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी अच्छी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी क्लासें और अच्छे प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत हो पाएंगी। इस प्रकार से अपना परिवार बढ़ जाएगा। धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखें भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद। राधे राधे।